हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, किसी प्लेन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो सकता है, मिनिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो सकता है। अगर कोई ऑब्लिक प्लेन है मतलब टेढ़ा है, कुछ एंगल से बना हुआ है, तो उसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकाल सकते हैं। फिर आपको कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे और मोहर सर्कल के मदद से भी आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालने के लिए बताएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर ये सब हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। ऑलरेडी सर आप पढ़ाए थे मॉस में कि जब यूनिएक्सियल लोडिंग लगता है तो उसके कारण मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कितना जनरेट होता है। तो जब भी हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं या किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं तो उस मशीन या स्ट्रक्चर पर सेवरल टाइप ऑफ लोडिंग लगता है एक ही समय में, एक ही साथ में। इसका मतलब है कि अगर आप किसी पिलर का एग्जांपल लेंगे तो पिलर पर हर एक क्रॉस सेक्शन से अलग अलग तरह का वहां पर फोर्स लग रहा है। तो हम खोजते हैं कि आखिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर या उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई प्लेन है, प्लेन कहने का मतलब होता है दो एक्सिस से मिला हुआ जगह को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर का मेंबर है या मशीन का कोई पार्ट पुर्जा है, उस पर बहुत तरह का लोडिंग लग सकता है। अब उस लोडिंग के कारण किस जगह पर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, किस जगह में मिनिमम स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी आदमी का आपको अच्छाई मालूम है और उसका कमी मालूम है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर कोई मटेरियल का मैक्सिमम पता कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेस ले सकता है और मिनिमम कितना ले सकता है, तो उसके बीच हमको एक रेंज मिल जाता है और उस हिसाब से हम उस स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर लोड डालते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में यही पढ़ाया जाता है कि ऐसा कोई प्लेन हमको खोजना है जिस पर जो स्ट्रेस लगेगा वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहे और उसका मान अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है या प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। तो कहता है कि देयर आर मेनी कंपोनेंट which are subjected to several type of loading at the same time। अगर आप अपने साफ्ट का एग्जांपल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक साफ्ट है ना, ये एक साफ्ट ले लेते हैं और इस साफ्ट को यहां पर बॉल बेयरिंग के अंदर हम लोग रख देते हैं, सपोर्ट के अंदर इस तरह से रख देते हैं। ये इस तरह साफ्ट को डाल दिए और यहां पर बॉल बेयरिंग है जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम जनरेट हो। फिर यहां भी हम लोग सेम उसी तरह का कर दिए, है ना। यहां भी हम लोग क्या किए, बॉल बेयरिंग के मदद से इसको एक सपोर्ट दे दिए, यहां बॉल बेयरिंग के मदद से इसको एक सपोर्ट दे दिए। ठीक है, ये बॉल बेयरिंग दे दिए। अब कोई मोटर जो है इस शाफ्ट को घुमा रहा होगा, साथ ही साथ हम इस पर एक पुल्ली को डाल दिए, एक इस तरह से पुल्ली को डाल दिए, ये देखिए, और इस पुल्ली के ऊपर इस तरह से रस्सी को लगा दिए, ये इस पुल्ली के ऊपर एक रस्सी को लगा दिए। अब आपको दो चीज दिख रहा होगा कि अगर ये शाफ्ट घूम रहा है तो इसके रोटेशन के कारण यहां पर टॉर्क जनरेट हो रहा है और उसके कारण शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और जो लोड इस पर लगा है उसके कारण ये इस तरह से बेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर आपका जो है बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि शाफ्ट पर एक ही साथ दो दो तरह का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। एक लोड के कारण आपका ये जो मेंबर है, ये देखिए अंदर की ओर दबा रहा है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, और इसका कुछ मेंबर जो है, इसका जो फाइबर है, इसका जो रेसा है, ये देखिए खिंचा रहा है, इसका मतलब टेंशन में। साथ ही साथ अगर ये रोटेट कर रहा है तो शेयर स्ट्रेस का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो वही चीज बता रहा है कि देयर आर मेनी कंपोनेंट, बहुत सारा ऐसा मशीन का कंपोनेंट है विच आर सब्जेक्टेड टू सेवरल टाइप ऑफ लोडिंग, मतलब एक ही समय में उस पर बहुत तरह का लोडिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसमिशन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एज वेल एज टॉर्सनल मूवमेंट एट द सेम टाइम। इन डिजाइन इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस अंडर दिस कंडीशन। तो इंजीनियर लोग सबसे पहला ये पता कर लेता है कि अगर हम लोग शाफ्ट का डिजाइनिंग कर रहे हैं और उसमें इस तरह से टॉर्सन और बेंडिंग भी हो रहा है तो कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और उसके हिसाब से वो पता करता है कि उसका जो शेप, साइज, कंपोनेंट ये कैसा होना चाहिए। अब
ये शाफ्ट है। अब यहां पर देखिए, ये जो शाफ्ट है, ये जो आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हम लोग क्या क्या, क्या करते हैं, तो यहां से एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन काट के निकाल देते हैं। ये देखिए, इस शाफ्ट के अंदर ये कंपोनेंट को हम बाहर निकाल दिए। चूंकि ये कंपोनेंट आपका 3D है, इस तरह से एक छोटा सा कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो अगर किसी बुक में आप पढ़ेंगे और ऐसा आपको फिगर दिख जाएगा, तो समझ जाना है कि किसी स्ट्रक्चर का कोई छोटा सा पार्ट बाहर निकाल के हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो पूरे शरीर का ब्लड नहीं लिया जाता, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता और उस पर टेस्ट किया जाता। उसी तरह हम लोग क्या करते, पूरे शाफ्ट का पढ़ाई ना करके या किसी पिलर का पढ़ाई ना करके, किसी स्ट्रक्चर का मेंबर का पढ़ाई ना करके उसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जिसको हम लोग कंपोनेंट करते थे। इसको हम लोग बाहर निकाल दिए। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस पर किस किस तरह का लोड लग रहा है, उस लोड के कारण कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो आप यहां पर एकदम साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो शाफ्ट है, ये अपने वजन के कारण इसमें यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है, जिसका नेचर क्या है, टेंसाइल भी है और कॉम्प्रेसिव भी है। टेंसाइल भी है और कॉम्प्रेसिव है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिग्मा एक्स लग रहा है और वाई एक्सिस के अबाउट सिग्मा वाई लग रहा है। दोनों अभी टेंसाइल मान के चलते हैं, बाहर की ओर लग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर फिगर शाफ्ट का ही हो, कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर हो सकता है। तो हम लोग यहां पर अभी मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो है टेंसाइल लग रहा है सिग्मा एक्स, और इधर जो है वाई दिशा में सिग्मा वाई, और यहां पर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। याद रखना है बहादुर कि अगर आपके पास कोई प्लेन है, दो एक्सिस से मिला हुआ जगह को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन कहते हैं। और प्लेन पर अगर ऐसा शियर स्ट्रेस लग रहा है, जिसको हम लोग क्यू एक्स वाई कह रहे हैं, या इसी को हम लोग टाउ एक्स वाई कहते हैं, अगर ऐसा शियर स्ट्रेस लग रहा है तो इसको हम लोग सिंपल शियर स्ट्रेस कहते हैं, सिंपल शियर स्ट्रेस कहते हैं। पर इसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसे घूम सकता है, ये देखिए रोटेट कर सकता है। तो इसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर है, एकदम नोट करके याद रखिएगा, ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था। तो इसको रोकने के लिए हम लोग यहां पर शियर स्ट्रेस लेते हैं और यहां पर लेते हैं। तो अगर सिंपल शियर स्ट्रेस के कारण स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा हो या करने का कोशिश कर रहा हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरा शियर स्ट्रेस ले लेते हैं, और ऐसे शियर स्ट्रेस को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो याद रखना है बच्चा, अगर एक ही प्लेन पर दो शियर स्ट्रेस लगेगा तो सिंपल शियर स्ट्रेस, और अगर हर एक प्लेन पर आपका जो है शियर स्ट्रेस लगेगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या कर लिए, ये देखिए, ये स्ट्रेस लग रहा है तो इसको ये बैलेंस कर रहा है, ये स्ट्रेस लग रहा है तो इसको ये बैलेंस कर रहा है। ये अगर शियर स्ट्रेस लग रहा है और ये लग रहा है, ये चाह रहा है कि स्ट्रक्चर को हम रोटेट करें, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां पर मेरा शियर स्ट्रेस लग गया। इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पर ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक छोटा सा मेंबर लिए हैं। अब इस मेंबर पर किस किस प्लेन पर किस किस तरह का स्ट्रेस लग रहा है, उसको हम लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इससे पहले आप जब पढ़ते थे तो आप खाली एक ही चीज देखते थे कि एक रॉड रहता था, यहां पर फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण आपका जो है सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता था, लोड बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही पढ़ते थे। पर अब क्या हो रहा है कि आपको पढ़ना है बाई एक्सियल लोडिंग के कारण, मतलब दो एक्सिस से लोड लग रहा है तब क्या हो सकता है, ट्राई एक्सियल तीनों एक्सिस से अगर लोड लग रहा है तब क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करें। तो प्रिंसिपल प्लेन हम लोग तब पढ़ते हैं, या प्रिंसिपल स्ट्रेस तब पढ़ते हैं जब मटेरियल के ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर एक से ज्यादा टाइप का लोड लग रहा हो या लगने का आपका प्रोबेबिलिटी हो। तो वहां पर इंजीनियर लोग क्या करता है, डिजाइनिंग अलग तरीका से करता है। तो यही चीज बता रहा है कि देयर आर मेनी कंपोनेंट, बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है विच आर सब्जेक्टेड टू सेवरल टाइप ऑफ लोडिंग, जिसमें बहुत तरह का लोडिंग एक ही साथ एक ही समय में लग सकता है। तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है, उस स्ट्रेस को ध्यान में रख के इंजीनियर लोग जो है उसका डिजाइनिंग करता है। और वहीं पर हम लोग जो पढ़ाई करेंगे
तब वहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात होता है। बात एकदम क्लियर हो गया? बात एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी से बता दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अब यहां पर हम कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग मॉस में ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसी का ये जो कंपोनेंट है, इसमें क्या किए हैं, हजारों प्लेन हो सकता है। अगर आप अच्छे से देखिएगा, जैसे यहां पर हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, मतलब एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन इसका निकाल लिए, एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन हम लोग निकाल लिए। तो आप यहां पर देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब देखिए ये वाला जो भाग है ये वाई की तरफ दिख रहा है, ये वाला भाग जो है जेड की तरफ दिख रहा है, इसलिए इस प्लेन को हम लोग वाई जेड प्लेन कहेंगे, वाई जेड प्लेन कहेंगे। कुछ नहीं करना है, एक्सिस को देखना है। चूंकि ये वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है, ये जेड एक्सिस की तरफ दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। अभी वापस आ जाइए, ये एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है और ये वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है। तो ये फ्रंट वाला जो आपको दिख रहा है, ये फ्रंट वाला, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। एकदम समझ में आ गया? अब ये वाला टॉप वाला देखिए, चूंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है, ये जेड की तरफ दिख रहा है, तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग एक्स जेड प्लेन कहेंगे। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि प्लेन किसको कह रहे हैं। अब ये आपके पास एक बड़ा सा पिलर है, ठीक है, ये आपके पास एक बड़ा सा पिलर है, ये देखिए ये बड़ा सा पिलर है। इस पिलर में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल देते हैं। ये देखिए एक छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिए, यही। तो हर क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिखेगा या हर बुक में जो फिगर दिखेगा, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। फिगर तो समझ में आ गया? अब इस यहां पर चूंकि अलग अलग प्लेन है, तो यहां पर हजारों प्लेन हो सकता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर हो सकता है कि एक प्लेन आपको इस तरह से कुछ एंगल बना के आपको दिख जाए। ये देखिए ऐसे हो सकता है, कुछ एंगल बना के ऐसा दिख जाए। इसका मतलब किसी कंपोनेंट के अंदर हजारों प्लेन हो सकते हैं। हम ऐसा प्लेन को खोजेंगे, प्लेन का मतलब दो एक्सिस से मिला हुआ जगह। हम ऐसा प्लेन को खोजेंगे जिस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे, नॉर्मल स्ट्रेस लगे और कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगे। एकदम बात को ध्यान से सुनेंगे। ये एलिमेंटल पोर्शन के अंदर हजारों प्लेन हो सकते हैं, हजारों। अभी तो हमको तीन ही दिख रहा है, पर देखिए आपको दिखा रहा हूं ना कि इस एंगल के साथ कुछ बनेगा, इसके साथ कुछ बनेगा, मतलब इसमें हजारों प्लेन हो सकता है, दो एक्सिस से मिला हुआ जगह। उस प्लेन के ऊपर, जैसे ये एक प्लेन है, अगर इस प्लेन के ऊपर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि प्लेन पर कोई फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, प्लेन के ऊपर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो ऐसे को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर किसी कंपोनेंट के मेंबर के अंदर हजारों प्लेन हो सकता है और किसी एक प्लेन पर जो स्ट्रेस लगे वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे और शियर स्ट्रेस उस पर नहीं लगे, मतलब जीरो लगे, तो ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। ऐसे प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। तो हम लोग यहां पर यही चीज यहां पर खोजना चाहेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक और प्लेन होगा जो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इसमें एक और प्लेन होगा जो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसको कहते हैं ऑब्लिक प्लेन, और इसको हम बाहर यहां पर निकाल दिए, क्योंकि फिगर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये एक्चुअली क्या है, ये आपका 3D फिगर है, ऐसा करके, ये देखिए ऐसा करके ये फिगर है, इस तरह से ये फिगर है, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर जो फिगर है वो एक्चुअली 3D फिगर है। ये देखिए इस तरह से 3D फिगर है।
पर हम लोग 3D ना बना के अभी प्लेन एकदम फ्रंट व्यू ही इसका दिखा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ ये लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ ये लग रहा है। अगर यहां पर आप फिगर में देखेंगे, देख लीजिए यहां पर फिगर में आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए, ये है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। यहां पर इस प्लेन के रेस्पेक्ट में सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, इस प्लेन पर लग रहा है टाउ एक्स वाई। इधर लग रहा है टाउ एक्स वाई, इधर लग रहा है टाउ एक्स वाई। इसी का फ्रंट व्यू, इसी का फ्रंट व्यू यहां पर हम दिखा रहे हैं, इसी का फ्रंट व्यू यहां पर दिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये 3D इमेज को भी अच्छे से बना लेंगे, ये 3D इमेज को भी आप बहुत ही अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ये काफी मदद आपको देगा, है ना। यही बच्चा को ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसको परेशानी होता है। ठीक है, तो ये फिगर आप जरूर बना लेंगे। ये देखिए ऐसा करके एक फिगर आप एलिमेंटल पोर्शन का बना लेंगे। इसको इससे टच कर दिए, ये हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्स। देखिए फिगर बनाने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। जेड एक्सिस हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, तो वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, तो एक्स जेड प्लेन, है ना। खाली एक्सिस को देखना है, फ्रंट वाला, ये वाला, ये वाला एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लेन हो गया। तो प्लेन तो क्लियर अब हो गया। अब इस प्लेन पर मेरा जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा एक्स, चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है तो ये हो गया सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है तो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। अगर एक साथ दो एक्सिस में स्ट्रेस लगे तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं बाई एक्सियल, बाई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। ऐसे को हम लोग बाई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। अगर एक ही एक्सिस में लगता तो उसको यूनी एक्सियल कहते हैं, और अगर तीनों एक्सिस में लगता तो ट्राई एक्सियल। तो हम लोग ज्यादातर जो पढ़ाई करते हैं वो यूनी एक्सियल का लेके चलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग जो डायरेक्शन है उसमें स्ट्रेस का मान कम होता है और उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। पर जब हमको डिजाइनिंग करना रहता है, जब हमको स्ट्रक्चर बनाना रहता है, तो हम छोटे छोटे चीज को भी कंसिडर करते हैं। इसलिए हम तीनों एक्सिस को कंसिडर करेंगे, दोनों एक्सिस को कंसिडर करेंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा है। यहां पर शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई, यहां पर शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई। अगर एक ही प्लेन में दो अपोजिट शियर स्ट्रेस लगे तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल शियर स्ट्रेस। उस सिंपल शियर स्ट्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो शियर स्ट्रेस लगता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब हो सकता है इसी में आप कोई प्लेन इस तरह से काट लिए, ये देखिए इसी में आप कोई प्लेन इस तरह से काट लिए, ऐसा काट लिए, और यही फिगर आप फ्रंट से अगर देखेंगे, यही फिगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये बन गया। ये देखिए यही फिगर को आप फ्रंट से देखेंगे तो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई। फिगर तो क्लियर हो गया। और उसी ऑब्लिक प्लेन को, उसी ऑब्लिक प्लेन को, ये थीटा है, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन, इसको ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो कहता है कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया then the stress is known as normal stress और direct stress। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई लोड जो है, कोई जो लोड है वह उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगा या उसके क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर लगा, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे, और ये हो जाएगा नॉर्मल लोड और डिवाइडेड बाय एरिया, नॉर्मल लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्लियर हो गया कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनेंगे, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा तो उसके कारण क्रॉस सेक्शन पर, उसके कारण उस प्लेन पर जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए दूसरा आ जाएंगे, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। कह रहा है कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग, याद रखना है, पैरेलल टू द प्लेन। इसमें क्या था बच्चा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, या प्लेन भी आप लिख सकते हैं, प्लेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग, जैसे ये मेरा हाथ लिए और इस पर हाथ, ये दूसरा हाथ ऐसे पकड़ लिए,
अपना हाथ भी ले सकते हैं और ऐसे करके रगड़िए, ये देखिए इस प्लेन के पैरेलल लग रहा है और ऐसे करके खींचिएगा तो ये नॉर्मल हो गया। ऐसे करके आप कर रहे हैं तो शियर हो रहा है। तो कह रहा है कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल, ये देखिए इसके पैरेलल लग रहा है बहादुर, ये इस प्लेन के पैरेलल लग रहा है, इस प्लेन के पैरेलल लग रहा है, ये देखिए प्लेन के पैरेलल लग रहा है। तो व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन और cross sectional area, then the stress induced in the member is known as shear stress। और shear stress को हम लोग टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको x एक्सिस मान लिए, इसको हम y एक्सिस मान लिए, ठीक है, तो अगर xy प्लेन में लग रहा है तो ऐसा करके xy सफिक्स में लिख दिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स, चूंकि ये फोर्स प्लेन के पैरेलल लग रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय जिस, याद रखना है पूरे मॉस में, पूरे डिजाइनिंग में, कि जिस प्लेन पर फोर्स लगेगा, जिस प्लेन पर फोर्स लगेगा, चाहे फोर्स टेढ़ा लगे, सीधा लगे, पैरेलल लगे, परपेंडिकुलर लगे, उसी का एरिया लेना है। इसका मतलब एरिया ये वाला पार्ट, एरिया ये वाला पार्ट, एरिया ये वाला पार्ट। तो टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स टू द एरिया। यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स टू द एरिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बहादुर, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं। दिमाग में आ गया कि हाँ सर प्लेन का मतलब दो एक्सिस से मिला हुआ जगह को प्लेन कह रहे हैं। तो कह रहा है कि ए प्लेन विच इज कैरी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा कोई भी प्लेन जिस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे और नो टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस का मान क्या हो, जीरो हो, तो ऐसा प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। ऐसा प्लेन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्लेन, ये मान लेते हैं एक प्लेन है, ये मान लेते हैं एक प्लेन है, इस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे और शेयर स्ट्रेस का मान क्या हो, जीरो हो। शेयर, एक आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है तो बताइएगा कि सर प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस से मिला हुआ जगह। सर अगर किसी प्लेन के ऊपर कोई स्ट्रेस लग रहा हो और वो स्ट्रेस सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस हो, मतलब उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, जैसे अगर मान लीजिए ये एक ऑब्लिक प्लेन है, ये देखिए एक टेढ़ा है, ऐसा करके एक टेढ़ा है, और अगर इस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे और कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लगे, तो ये प्लेन मेरे लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अगर इस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे और शेयर स्ट्रेस का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बस याद रखना प्लेन का मतलब दो एक्सिस। अगर किसी प्लेन पर कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लगे, शेयर स्ट्रेस का मान जीरो हो और उस पर जो भी स्ट्रेस लगे वो उस प्लेन पर नॉर्मल लगे, परपेंडिकुलर लगे, तो ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको कहेंगे, तो आप समझ में आ गया, अच्छा प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उसको मार्केट में नॉर्मल स्ट्रेस ना कह के एक अच्छे नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोला बहादुर, कि द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर स्ट्रेस का मान जीरो, प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस नॉर्मल लग रहा है उसको नॉर्मल स्ट्रेस ना कह के एक नए नाम से जाना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो क्या बोला, द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब हो सकता है यहां अगर आप फिगर देखेंगे, ये देखिए ये एक फिगर हम बना दे रहा हूं आपके लिए, एक 3D फिगर बना दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर एक फिगर बना दे, तो यहां पर एक स्ट्रेस लगा दिए सिग्मा एक्स, यहां पर एक स्ट्रेस लगा दिए सिग्मा वाई, यहां पर सिग्मा एक्स। मॉस में हमेशा पढ़ाई क्या होता है, बैलेंस होता है, लगा दिए। अब देखिए ये प्लेन पर
मेरा जो स्ट्रेस लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है और कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो इसको कह सकते हैं हम प्रिंसिपल प्लेन। यहां भी देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये भी प्रिंसिपल प्लेन हो गया, और अगर इसके अंदर और भी कोई प्लेन होता और नॉर्मल लगता तो वो भी प्रिंसिपल प्लेन। आ गया बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। अब वो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो दो तरीका का हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू जिसका रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर इसका वैल्यू 120 एमपीए है और इसका वैल्यू मान लीजिए 60 एमपीए है, तो प्रिंसिपल प्लेन पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। तो क्या कहा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसका अलग फॉर्मूला होगा, आगे आपको बताएंगे। उसी तरह द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर इसका अपना कुछ फॉर्मूला होगा जो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको फाइनली आप एक बार फिगर से देख लीजिए। तो ये मेरा एक एलिमेंटल पोर्शन है जहां पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहां पर आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ये आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इन प्लेन एक्स वाई में लग रहा है। क्लियर है? उसका ये फ्रंट व्यू दे दिए। तो फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे तो ये देखिए सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स है। ये फ्रंट व्यू हो गया। अब इसी के अंदर हो सकता है कोई और भी प्लेन हो सकता है। ये देखिए ऐसा करके कोई और प्लेन हो सकता है। तो इसका फ्रंट व्यू जब देखिए तो ऐसा हमको दिखा, कुछ एंगल बना रहा होगा, दिस इज कॉल्ड थीटा। यही तो पता करना है कि कितने एंगल पर प्रिंसिपल प्लेन बनेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180, 360, कितने में बनेगा प्रिंसिपल प्लेन जिस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहे, शेयर स्ट्रेस का मान नहीं रहे। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन को यहां निकाल दिए तो ये आपका सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई हो गया। शेयर स्ट्रेस जैसा लग रहा था वो दिखा दिए थे। अब चूंकि आप किसी को पकड़ के खींचिएगा, जैसे ये रॉड है, ये रॉड को अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसका हर जगह क्रॉस सेक्शन तो ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेस आराम से निकल जाएगा। पर अगर आपसे कोई बोलता कि नहीं ऐसा टेढ़ा वाला प्लेन पर बताइए, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स तो अब जो है ना, ये प्लेन एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, इसका मतलब ये फोर्स टेढ़ा हो गया इस प्लेन पर। तो इस पर जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, और शेयर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ये थीटा हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तब तक यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है सिखाएंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पर निकालते हैं, शेयर स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पर निकालते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू सारे बच्चों को।